आपने कितने हज़ार से, कितने करोड़ से, कितने लाख से आपने ये काम स्टार्ट किया? मेरे बिजनेस विजन में 3 अहम चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्वालिटी पर समझौता। अगर तो कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करना चाहे तो ये मशीन जो है ना $30,000 से लेके $60,000 तक की मशीन है। बिजनेसमैन बनने के लिए डिग्री ज़रूरी होती है? कारोबार जब मैंने स्टार्ट किया तो इमरान खान की हुकूमत आई और जैसे जैसे इमरान खान राइज करता गया हमारा कामयाब भी राइज हुआ और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि गांव के लोगों में ना एक जो होता है ना इंस्टिंक्ट उनके अंदर होता है कि हमने कुछ ना कुछ बनना है। कौन सी 3 चीज़ें अहम हैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह 400 लोगों को लीड कर 400 लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोजगार दे रहा है, लेकिन हम एक वसीला जरूर है। कौन सा पॉलिटिशियन? इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन टू अस्सलाम वालेकुम मल्टीवुड डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़, अपने इस सफ़र का आगाज़ चनियोट के एक लोकल एक गली महल्ले से उसका आगाज़ किया और आज अगर हम उनकी शख्सियत की तरफ देखते हैं तो आज ना सिर्फ वो एक नहीं बल्कि 3 कंपनियों को ऑन कर रहे हैं। कारोबार है इनका टेक्सटाइल का, मुख्तलिफ किस्म के मल्टी ब्रांड्स जो है उसको ऑन कर रहे हैं। आज हम इनकी लाइफ जर्नी जानेंगे कि उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ चनियोट के एक इलाके से शुरू किया और आज जो है लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए जो है वो कमा रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। नाम है इनका अब्दुल क़य्यूम। अब्दुल क़य्यूम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मल्टीवुड का और आप लोगों का भी। तो थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में हमें बताइएगा कि आप कैसे आपके सफ़र का आगाज़ हुआ। आपको अगर हम देखते हैं तो ज़र्री टेक्सटाइल भी आप चला रहे हैं, नूर आसिफ़ा ब्रांड है उसको भी आप जो है वो चला रहे हैं, इसके अलावा एस्टर ब्रांड है आप उसको भी चला रहे हैं। तो 3 ब्रांड, यहाँ पर तो एक कारोबार नहीं संभाला जाता, आपने 3 कारोबार को संभाला हुआ है। तो ये कैसे आपका ये सारा सफ़र का आगाज़ हुआ, उस हवाले से हमें बताएं आज। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सफ़र का आगाज़ मेरा चनियोट का एक नवाही गांव है अमीनपुर बंगला, वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ से निकले हम, फैसलाबाद में ग्रेजुएशन की मैं। उसके बाद लाहौर का रुख किया हमने, जहाँ पर मुख्तलिफ़ छोटी मोटी जॉब्स करते हुए एक कंपनी में सिलेक्ट हुआ एज ए सर्विस इंजीनियर। फास्ट ऑटोमेशन पहली मेरी कंपनी का नाम था। उसके बाद ये जर्नी जारी रही, जो 3-4 साल गुजरने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी है लाहौर में ही, हम्बल टेक्सटाइल के नाम से, ठीक है, जो शायद पाकिस्तान में डिजिटल प्रिंटिंग लाने वाला पहला इदारा है। ठीक है। और एम्ब्रॉयडरी का सबसे बड़ा इदारा वही था। तो वहाँ से मैंने अपनी बाकायदा जो है वो जर्नी शुरू की। ठीक है। वहाँ पर 8 साल मैंने जॉब की, सर्विस इंजीनियर से डिप्टी मैनेजर से टेक्निकल मैनेजर, और फिर 2018 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार का आगाज़ किया। ठीक है। जो किसी दोस्त के साथ शराकतदारी से शुरू हुआ और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं खुद ही उसका मालिक हूँ। 2020 में जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि हम इसको मज़ीद शराकतदारी में जारी नहीं रख सकते। ठीक है। तो ये एक मुश्किल मरहला था जिसको बड़ी जो है वो इस्तकामत से जारी रखना पड़ा, स्पेशली कैश फ्लो को मैनेज करना, ठीक है, मार्केट में लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाना। और पहले चूँकि 1-2 लोग इसको देख रहे थे, ठीक है, तो ज़्यादा आसान था, फिर अकेले को सारा काम संभालना मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने जारी रखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अच्छे मुकाम पर खड़े हैं। अभी आपकी टीम के मेंबर कितने हैं? कितनी टीम को आप लीड कर रहे हैं? कितने वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं? क्या उनको पे करते हैं? देखें जी, हमारे जो वर्कर हैं, जो मेन मेरी कोर टीम है, वो ऑलमोस्ट 50 लोगों पर मुश्तमिल है। ठीक है, जिसमें 10 तकरीबन मैनेजर्स हैं, बाकी उसमें सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन हैं, बाकी इंचार्ज हैं, शिफ्ट वाले लोग हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट कोई 400 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीड कर रहा हूँ, जिसमें 50 मैनेजमेंट के लोग हैं और बाकी जो वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ शोबे में अपना अपना काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 400 लोगों को लीड कर रहे हैं। 400 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रोजगार दे रहा है, लेकिन हम एक वसीला ज़रूर हैं उसका। सही सही सही। अपनी फील्ड के बारे में बताएं। टेक्सटाइल का अगर कोई कारोबार शख्स शुरू करना चाहे तो कहाँ से उसको स्टार्ट लेना पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है वो उस पर अमल करता है तो वो भी एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है? देखें जी, मैं समझता हूँ कोई भी कारोबार टेक्सटाइल का हो, खा कोई भी कारोबार हो,
उसका बुनियादी ढांचा समझना ज़रूरी है हम्म, कि उसके लिए बुनियादी चीज़ें कौन सी चाहिए होती हैं। ठीक है। आपको सबसे पहले समझना है कि वो कारोबार है क्या। बतौर इन्वेस्टर मैं समझता हूँ ये कारोबार शायद मेरे लिए चलाना मुश्किल होता, लेकिन चूँकि मैं एक तवील अरसा ये काम करता रहा और इसी काम में इंगेज रहा, हम्म, जिसकी वजह से इसके उतार चढ़ाव, इसमें कमी बेशी, ये तमाम चीज़ें मुझे समझ आ गईं, जिसने मुझे हेल्प किया कि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं। ठीक है। अगर कोई बंदा ये कारोबार शुरू करना चाहे तो मैं उसको यही कहूँगा कि वो पहले इसको सीखे, इसके उतार चढ़ाव को सीखे, इसमें जो मार्केट नीड्स हैं उसको समझे, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को ठीक समझे है। और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए वो अपना काम करे, तो उसके लिए कामयाबी ही कामयाबी तो है। आपकी शागिर्दी में भी आना चाहिए, आप रखेंगे? जी, हम तो खुद अभी शागिर्द हैं, तालिब इल्म हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई दोस्त हमसे मदद लेना चाहे तो हम हर वक्त तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको दुरुस्त तरीके से गाइड कर सकें और वो अपने कारोबार में कामयाब हो। पैसे कितने चाहिए इस कारोबार को शुरू करने के लिए? क्योंकि ये एक मतलब करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का ये एक पूरी इंडस्ट्री है। यानी आप मशीनों को देखें तो मशीन भी जो है वो कम से कम करोड़ के राउंड अबाउट कोई एक मशीन आती है। तो वो बेचारा जो गली मोहल्ले में एक जिसको ये लगन है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो भी करोड़ों कमाना चाहता है, अरबों कमाना चाहता है, तो वो कितने पैसों से इन्वेस्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे? देखें जी, अगर तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शायद ये करोड़ों अरबों रुपए ही इसके लिए चाहिए, लेकिन मैं अगर समझता हूँ कि अगर कोई बंदा स्किलफुल है, उसके पास स्किल्स हैं ये काम करने में, तो उसके साथ भी ऐसा ही कोई एडवेंचर हो सकता है कि वो किसी इन्वेस्टर को साथ मिलाए, अपने स्किल्स से उसको भी कमा कर दे और ख़ुद भी कमाए। जब इस काबिल हो जाए कि दोनों को सफिशेंट अमाउंट मिल रही है, जो इन्वेस्टर है उसको उसका इन्वेस्टमेंट का हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। और जो बंदा है उसको उसकी कारिंदगी या काम करने के पैसे मुनासिब मिल रहे हैं, तो अगर उसको जारी रखे तो फिर भी वो एक मिलियनर बन सकता है। और अगर वो चाहे तो फिर उन्हीं पैसों से जो उसने किसी की इन्वेस्टमेंट से कमाए हैं, ठीक है। उसके साथ वो अपना कारोबार शुरू कर सकता है, और मैं समझता हूँ कि फिर वो भी करोड़ों में शायद अरबों में भी जा सकता है। ये सारी मुस्तकिल मिजाजी ही। आपने कितने हज़ार से, कितने करोड़ से, कितने लाख से आपने ये काम स्टार्ट किया? आप अपना बताएं ना थोड़ा सा। जी देखें, मैंने तो कोई पैसे नहीं थे मेरे पास। मुफ्त में? मुफ्त में ना कहें इसको, लेकिन ये है कि पैसे किसी और के लगे हुए थे। अच्छा, और इन्वेस्ट किसी और ने किया है, आपने अपनी स्किल उनको, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जी एज ए बेसिकली पार्टनरशिप? एक कंपनी थी रॉयल टैक्स, रॉयल टैक्स। तो वो ना वहाँ पर तकरीबन वो डेड पड़ी हुई थी कंपनी, जो उनसे चल नहीं रही जी। थी। मैनेजमेंट का फुकदान था, स्किल्स नहीं थे उन बंदों के पास, वो थोड़े मम्मी डैडी लोग थे, वो काम को बेहतर नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने काम शुरू कर लिया। ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक दिन इनवाइट किया कि आप हमारे साथ पार्टनर बने, और हमने पैसा लगाया हुआ है, आप अपने स्किल से इसको चलाएं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो चला, उन्होंने भी पैसे कमाए, मैंने भी कमाए, और फिर सफ़र जारी है। इस इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी किस किस्म की यूज़ होती है? मुझे उस थोड़ी सी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे व्यूवर जो हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि यार अगर ये कारोबार स्टार्ट करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम उसकी हेल्प लेकर इस कारोबार को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं? देखिए, आजकल जो मार्केट में ट्रेंड है या जो मार्केट जिसको लीड कर रही है वो है एआई। एआई, आप आर्टिफिशियल Artificial मशीन लर्निंग के ज़रिए आप अपनी डिज़ाइनिंग, आप अपनी कैपेसिटी को, आप अपनी वर्किंग को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ कामयाबी की स्कोप जो है वो बहुत तेज़ी से जो है ना वो आगे निकलता है। तो अगर आप जदीद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी मशीनरी और उसके साथ साथ आप मुस्तकिल मिजाजी से काम लें तो मेरा ख्याल है पॉसिबल है। सही सही। आपने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? देखिए, ये मुझे बहुत सारे लोग डरते हैं रिस्क लेने से कि यार वो 20,000 की नौकरी लगी हुई है, 50 की नौकरी लगी हुई है, यार वो मैंने अगर रिस्क ले लिया तो पता नहीं क्या बनेगा, रोड पे आ जाऊंगा, घर का सर्किट नहीं चलेगा। तो आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया भाई? देखें जी, गांव के लोगों में ना एक जो होता है ना इंस्टिंक्ट उनके अंदर होता है कि हमने कुछ ना कुछ बनना है। जब आपस में दोस्त यार गली में खेलते हैं तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तो मुझे लगता था कि मैं पहले दिन से ही कोई कारोबार करूंगा। आप क्या बनना चाहते थे? बेसिकली मैं कारोबारी ही बनना चाहता था। अच्छा। उसके लिए मैंने जॉब्स की, मुख्तलिफ नौकरियां की। जब मुझे ये लगा कि अब मुझे कारोबार में आना चाहिए, अल्लाह का फजल शामिल हाल हुआ, माँ बाप ने भी दुआ दी। क्योंकि जब स्कूल पढ़ रहे होते ना तो हम एक दोस्त कहता है कि यार मैंने पायलट बनना है, दूसरा कहता है कि यार मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने फ़ौजी बनना है। आपकी भी कोई ख्वाहिश थी बचपन में जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे?
देखें क्या पॉइंट था उसमें? मैं समझता हूँ कि उस वक्त शायद जो लोग कह रहे होते थे हम भी वही कहते थे कि शायद फौजी या पायलट या डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो पता चला कि वो सब अपने अपने दायरा कार में महदूद हैं। तो महदूद होना बेसिकली पसंद नहीं था। तो इस वजह से मुझे लगा कि कोई भी नौकरी करते हुए इंसान महदूदियत का शिकार है, किसी का मुलाजिम है। तो अल्लाह ताला ने चूंकि इंसान को आज़ाद पैदा किया है, तो कारोबार एक वाहद ऐसी चीज़ है जिसमें आप आज़ाद रह सकते हैं, आपको किसी किस्म का बर्डन नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। आप रिस्क की हम बात कर रहे थे, तो इतना बड़ा रिस्क लेने की वजह क्या बनी? देखें जी, ये एक जबली रिस्क था कि मैं चाहता था कि मैं कोई कारोबार करूं। जो एक स्टेटिक इनकम आ रही थी उससे मुझे लगता था कि मैं शायद इससे बढ़कर कुछ कर सकता हूं। ठीक है। मेरे यार दोस्त भी मुझे कहते थे कि आपको कारोबार आप कर सकते हो। तो बेसिकली जब आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको सपोर्ट मिलती है घर वालों से, ठीक है। दोस्तों से, भाई बहनों से, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं करता हूं, और मैंने किया और अल्लाह ने कामयाब कर दिया। सबसे बड़ी कमजोरी क्या आपकी? मैं ज़्यादा जो है ना चीज़ों को खुद देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो भी काम हो रहा है मेरी आंखों के सामने हो, लोगों को मैं खुद वॉच करूँ। आप ट्रस्ट नहीं करते अपनी टीम पे या क्या है? देखिए, टीम पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन उनको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहना मेरी कमज़ोरी है। मुझे लगता है कि शायद मार्केट से कुछ पीछे ना रह जाऊँ, मार्केट में लोग इतना मुतमिन ना कर सकें, फास्ट डिलीवरी ना दे सकें, तो उनको बेसिकली इंगेज रखना ही मेरी कमज़ोरी है। मुझे ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि मेरी टीम कुछ गलत ना कर रही हो, हालांकि सब ठीक चल रहा होता है। यानी सब ठीक चल रहा होता है, फिर भी ख्यालात आ रहे होते हैं। बेसिकली मैं समझता हूँ कि यही किसी भी इंसान की जो है ना कामयाबी, वो यही है कि वो मुतमिन नहीं हो। जिस दिन वो मुतमिन हो गया, उसकी रफ्तार जो है ना वो एक सड़क पर चली गई, वो फिर चलता रहेगा। जब तक वो मुतमिन नहीं होगा, वो पीछे लगा रहेगा कि इसको मजीद बेहतर करता रहूं, तो उसको कारोबार बेहतर होता रहेगा। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जमूद जो है वो तारी नहीं होना चाहिए, एक ही जगह पे जम के तान के नहीं सोना चाहिए। जी बिल्कुल, नहीं करनी चाहिए, और टीम को जो है उसको वॉच करना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सब बात है दुनिया में तगय्युर को सिर्फ एक। तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो है ना वही की है कामयाबी की। आप बिजनेसमैन के साथ लगता है शायर भी हैं। देखिए, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मैं शायद समझता हूँ कि इस बिज़नेस में जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर कोई शायरों का सबसे बड़ा रसिया होगा तो वो मैं ही हूँगा। कॉलेज दौर में मैंने बैतबाजी के मुकाबले जीते हुए हैं। सही से। तो इसी वजह से शायद लगाव मेरा अदब की तरफ है। सही से। अभी आगे कौन सा मुकाबला जीतने जा रहे हैं? अभी मुकाबला यही है कि बच्चों को कामयाब करें, अपने उनको अच्छी तालीम दें। जो महरूमियाँ हमारे अंदर रह गई बचपन में, लोअर मिडिल क्लास होने की वजह से हमें लगता था कि ये चीज़ें हमें नहीं मिल सकी, सही। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को वो सहूलियात दें, और साथ साथ उनको ये बावर भी करा रहे हैं कि बेटा हम ये नहीं कर सके, आप ये कर लो, लेकिन आपने ये भूलना नहीं है कि ये स्ट्रगल से ही कामयाबी मुमकिन है। सही से। इतना बड़ा आप कारोबार चला रहे हैं अरबों रुपए का, साफ ज़ाहिर है मुश्किलात तो आती हैं, पुलिस भी तंग करती होगी, मुख्तलिफ महकमे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। कोई भी शख्स अगर कोई अपना बिज़नेस स्टैंड करता है, उसको चलाता है, तो पुलिस वाले भी आते हैं, मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो भी आते हैं अपना जेब सीधी करने के लिए। तो कैसे उनको डील करते हैं? क्या वाकई इस तरह का है मामला आपके साथ भी? मैं समझता हूँ कि शायद इसके लिए मेरा पहले दिन से विजन क्लियर था। मैंने इसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिया। जिस दिन मैंने अपना कारोबार शुरू किया, मैंने सबसे पहले रजिस्टर करवाया, फिर मैंने शराकतदारी की। उसके बाद पुलिस ज़्यादातर उन लोगों को तंग करती है जो शायद थोड़ा सा छुप कर कारोबार करते हैं। तो मैंने तो कभी अपने कारोबार को छुपाया नहीं, मैं हमेशा उसका इजहार करता रहता हूँ और उसकी तशहीर भी करता रहता हूँ। तो जो सरकारी महकमा जाते हैं, ज़ाहिर है उनका काम ही यही है, उन्होंने चेक करना है। हम उनको जो चाहिए होते हैं, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो हम देते रहते हैं। मेरे पास लॉयर्स की अपनी टीम है, ठीक है। मेरे पास अकाउंट्स की टीम है, उसके बाद हमारा ऑडिट सिस्टम है। ठीक है। तो वो जब उनको कोई कागजात चाहिए होते हैं, हम उनको मुहैया कर देते हैं, तो वो मुतमिन होकर हमारे साथ ताउन करते हैं और चले जाते हैं। वो लेबर वाले भी आते हैं ना आपकी, वो जो काम कर रहे होते हैं, लेबर कमिश्नर आता है। यानी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि यार कुल जो लेबर कमिश्नर लगता है ना, वो मतलब लाखों करोड़ों की दिहाड़ी लगाता है। यानी 18वें ग्रेड का 18वें ग्रेड का अफसर होता है। जब वो किसी फैक्ट्री पे छापा मारता है, आता है और देखता है, तो ना चाह के भी जो मालिक का, फैक्ट्री का जो मालिक होता है, ठीक है, वो उनको देना पड़ता है। यानी अगर वो लीगल काम भी कर रहा है ना, कोई गलत काम नहीं कर रहा, फिर भी उसको देना पड़ता है। ये क्या है?
इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखें जी, ये पाकिस्तान है, इसमें ऐसे वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ ऐसा कोई मिसहैप नहीं हुआ। हमारे साथ जो भी दोस्त आया है उसने बड़े ताउन से हमसे जो कागजात मांगे हैं हमने दिए हैं। ठीक है। अगर कोई हमारे पास कमी बेशी है तो उसने हमें गाइड किया है कि आप ये दुरुस्त कर लें, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको किया है और हमारा निज़ाम ठीक चल रहा है। आपके कंपेटिटर भी होंगे मार्केट में, साफ ज़ाहिर है हज़ारों ब्रांड है मार्केट में, तो आपका क्या विज़न है, कैसे आप उनको डील करते हैं, उनके साथ मुकाबले में आप अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को कहाँ पर आगे देखना चाहते हैं मुस्तकबिल में? देखिए जी, सबसे बड़ा जो कंपेटिटर होता है ना, वो आपके अंदर ही बैठा होता है। वो आपको मुतमिन नहीं होने देता। वो कहता है कि आप जो भी कर रहे हैं इसमें अभी भी कमी है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया। शायद अगर मैं कंपैरिजन करता तो सबसे पहला इंसान का जो कंपैरिजन है वो क्लास फेलोज और अपने करीबी लोगों के साथ होता है। तो शायद मेरे जो क्लास फेलोज और करीबी लोग हैं उनसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन पर हूँ। तो मार्केट में जो कंपेटिटर्स हैं उनसे निपटने का एक ही जरिया है कि आप अपनी क्वालिटी पे खास तवज्जो दें। आप अपनी टाइमली जो डिलीवरी है, जो कमिटमेंट है, उसको ऑन करें। ठीक है। और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आप पीछे ना रहें मार्केट से। तो मेरा ख्याल है कोई कंपेटिटर आपके साथ compete नहीं कर सकता। मार्केटिंग पे कितना खर्चा आता है? देखिए जी, हमारा डेफिनेटली आपके जरी का ब्रांड है, कपड़े वगैरह ख़वातीन के, लेडीज़ के, तो डेफिनेटली मार्केटिंग तो करनी पड़ती है, और कोई भी काम मार्केटिंग के बगैर नहीं चलता। कोक एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है जी, तो बेसिक उसकी कॉस्ट 20 रुपये 18 रुपये बढ़ती है जी, लेकिन वो बोतल हमें 60 रुपये 80 रुपये 100 रुपये के लगभग पड़ती है। बिल्कुल ऐसे। यानी करोड़ों रुपए मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। कितना खर्चा आता है मार्केटिंग के ऊपर? देखें जी, मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग दो चीज़ें हैं। एक, आपकी प्रोडक्ट में जान ना हो तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना है मार्केट के ऊपर। ठीक है। फिर आपने उसको अपनी बिल्ली को शेर बनाकर दिखाना है। मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट में बहुत जान है। हम जो अपने ब्रांड से चीज़ें सेल कर रहे हैं वो इतनी इकोनॉमिकल हैं कि अगर कोई बंदा उनको एक नज़र, उसको जो हमारा एक मेटा या जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम जब उन पर पोस्ट करते हैं, लोग उसको देखते हैं, तो वो खुद ही एक दूसरे को बता रहे होते हैं। हमारा भी खर्च होता है लेकिन वो इतना है कि शायद काबिल ज़िक्र भी नहीं है। ठीक है। तो हम चूँकि डायरेक्ट फैक्ट्री से बेच रहे होते हैं, दरमियान में कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं है, कोई सेठ इन्वॉल्व नहीं है, कोई वो कल्चर नहीं है। तो फैक्ट्री से डायरेक्ट जब कस्टमर तक जाता है तो वो इतनी कम लागत में जाता है कि उसको लगता है कि यार इतने की तो हमारी सिलाई थी। अब मिसाल के तौर पे हम एक सूट जो 2 पीस है एम्ब्रॉयडरी के साथ, कॉटन या लॉन का, वो हम 3000 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है। तो शायद मार्केट में 2500 रुपये सिलाई है और हम सिलाई शुदा बेच रहे हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि यही हमारी मार्केटिंग है कि हम वो कॉस्ट कम करके कस्टमर को ही मुनासिब कीमत में चीज़ बेचते हैं। होलसेलर आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोकल मार्केट में भी लोग बैठे हैं दुकानें बना के, वो अगर आपसे कोई माल ख़रीदना चाहें तो आप किस तरह से उनको माल सप्लाई करते हैं? कितने लाख रुपए चाहिए होता है उन लोगों को अपना कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए, जो आप उनसे तकाजा करते हैं कि यार इतने का माल, इतने लाख हम माल देते हैं या इतने हज़ार का? कैसे आप वो देखते हैं? देखिए जी, इसमें हमारी कोई मिनिमम क्वांटिटी एज सच है नहीं कि कोई लाखों में आए। हम 50,000 से भी उसको डिलीवरी दे सकते हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा 50,000 लाए और हम उसको फैक्ट्री रेट पर चीज़ देंगे और उसके बाद वो दोबारा उसको 60,000 या 70,000 करके लाए तो हम दोबारा उसको देंगे, अनटिल कि वो कहे कि अब हमें 10 लाख का माल चाहिए, तो हम उसको 10 लाख, और शायद अगर उसको 2 करोड़ का भी चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी, कितने पीसीस कपड़ों के आप मिनिमम देते हैं, उससे नीचे नहीं देते? हम 28 पीसेस से कम नहीं देते। यानी 28 पीस मस्ट है? हाँ, 28 पीस जो हैं वो हमारे कम अज़ कम जो मिकदार है किसी भी कपड़े को ख़रीदने की वो है। उसकी वजह क्या है? देखिए, हमारी जो मशीनरी है ना, उसमें जो मिनिमम रन चल सकता है ना, उसके जो हेड्स या उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, वो 28 है। तो हम जो मिनिमम क्वांटिटी है वही बनाते हैं, उससे कम हम दे नहीं सकते और बना भी नहीं सकते। ठीक है। मशीन जो आपने लगाई हुई है जिस पे ये सारा कपड़े का बनता है, सारा मामला होता है, मशीन कितने की है और कहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं? अगर कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहे, घर में कोई अड्डा वगैरह लगा के अपने कारखाने में कोई कारोबार अपना ये स्टार्ट करना चाहे, तो कितने, वो मशीन कितने की आती है और क्या उसकी वो टेक्नोलॉजी होती है मशीन की? देखें जी, अगर तो कोई एम्ब्रॉयडरी का काम करना चाहे तो ये मशीन जो है ना $30,000 से लेके $60,000 तक की मशीन है। $30,000 का मतलब समथिंग 2.25 करोड़? 30,000 से बनेगा जी
80 लाख रुपया तकरीबन, 80 लाख, और अगर $60,000 की बात करें तो 1,60,00,000 की। 1,60,00,000। वो उसमें जितने आप ऐड करते जाएंगे, फंक्शन ज़्यादा ऐड करते जाएंगे, उतना वो बेहतर होती जाएगी और काम करने में आसानी होती जाएगी। ठीक है, कौन सी 3 चीज़ें अहम हैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए? देखें जी, मैं समझता हूँ इसमें जो अहम 3 चीज़ें हैं वो आपको फोकस रखना है, आपने सीधे रास्ते पर चलना है, आपने किसी भी जगह अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करनी ठीक है। कि यहाँ पर मुझे आज ये सीज़न है तो मैं किसी से इसके ज़्यादा पैसे बटोर लूँ। इससे आपका अभी रमज़ान चल रहा है, मैं आपको रमज़ान की मिसाल दे देता हूँ। जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है, हमारे माशाल्लाह से जितनी भी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, दीन से मोहब्बत करने वाले सारे लोग ही, ठीक है, रेडी वाले से ले के ऊपर लेवल तक वो छुरा तेज़ करके बैठे होते हैं कि यार रमज़ान आ गया, अब जो है ना नहीं छोड़ना। आप चिकन की कीमतें देख लें, आप जूतों की कीमतें देख लें, खाने पीने की अशिया देख लें, ऐसे मार्केट हाई चढ़ी हुई है। हमारे जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे आप देखें स्पेशल डिस्काउंट दिए जाते हैं जब भी रमज़ान आता है। अब बरतानिया चले जाएँ, जर्मनी चले जाएँ, इवन के आल्दो हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई सेल लगी हुई है। अभी मैं कल मार्केट गया, खुद मैं अपना बताता हूँ, वहाँ पे मैंने कपड़े शॉपिंग वगैरह करनी थी, सूट लेना था, तो वेबसाइट पे हम देख के गए कि यार डिस्काउंट लगा हुआ है, लेकिन जब उनके आउटलेट पे गए वो कह रहे हैं भाई डिस्काउंट ख़त्म हो गए। क्या जी, बेसिकली कस्टमर लैंड करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं कि आप अप टू 90% डिस्काउंट लगा दें और वो एक ऐसी चीज़ जो आपकी बिक नहीं रही, आप उस पर डिस्काउंट लगा देते हैं और बाकी आप उसी पे बेचते हैं। लेकिन चूंकि जो रिटेलर्स या दूसरे लोग हैं उनका अपना एक विजन है। ठीक है। हमने चूंकि सारा साल खा बारिश हो, खा तूफान हो, खा मंदा हो, खा तेज़ी हो, हमने उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, तो हम उनकी सप्लाई चेन ऐसी बनाते हैं ठीक है। कि जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो वो सालाना बुनियाद पर या 6 महीने की बुनियाद पर होता है और उसमें एक रेट हम फिक्स कर लेते हैं। तो हमें फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि रमज़ान है, शबान है या ईद है, हमें उसी रेट पर उनको सप्लाई देनी ही पड़ती है। सीज़न हर महीना आपके लिए एक ही है? जी, हमारे लिए एक ही है। हमें जब मार्केट में कस्टमर नहीं होगा तभी भी इसी रेट पे हमें काम करना है। ठीक है। कपड़ों में कितनी वैरायटी है आपके पास? कपड़ों में, लेडीज़ कपड़ों में जितनी भी वैरायटी है वो सारी हमारे पास मौजूद है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ भी हमें सुन रही हैं, घर में ख़वातीन भी अपना मार्केट से कपड़े ख़रीद के होलसेल पे घर में, तो वो ई कॉमर्स के थ्रू सेल करती हैं, चीज़ें करती हैं। तो ख़वातीन के अगर वो ये काम स्टार्ट करना चाहें तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? किस तरह से वो अपने इस छोटे से आगे चल सकती हैं? जी, मैं समझता हूँ ये बेसिकली उन्हीं के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आपने जो एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला कर लाएं और उनको, उन लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँ कि जो लोग हमारे ही बनाए हुए कपड़े वो 1.5 से 2 गुना कीमत पर हमारे जो रिटेलर्स या होलसेलर से ख़रीदते हैं वो डायरेक्ट फैक्ट्री से ख़रीद सकते हैं। तो वो हमसे रब्ता करें, हम उनको दुल्हन के कपड़ों से लेकर जो आम घर में उन्होंने सोने के लिए पहनने हैं या बाज़ार जाने के लिए पहनने हैं या ऑफिस जाने के लिए। इतनी वैरायटी आपके पास है? हमारे पास कोई 20 किस्म के कपड़े हैं जो हम सर्दियों के। डिटेल दें। जी, उसमें सबसे पहले दुल्हन के कपड़े हैं जिसको हम ब्राइडल वेयर कहते हैं, फिर पार्टी वेयर है, फिर उसके बाद कैजुअल वेयर है जो आप छोटे मोटे फंक्शन पर पहन सकते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए है, फ्यूजन वेयर है, फिर उसके बाद आप जो इस आने जाने के लिए, सफ़र के लिए पहन सकते हैं ढीले ढाले कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। तो फिर इसमें आगे कपड़ों की वैरायटी में वो शायद गिनने में ना आए, लेकिन वो इतनी है कि हम सारी प्रोवाइड करते हैं सीज़न के हिसाब से। गर्मियों के हैं, खद्दर है, लॉन है, स्लब है, करंडी है, ठीक है, उसमें जैकार्ड है, उसमें पोलिएस्टर है, उसमें पोली है, उसमें इस तरह की बेशुमार वैरायटीज़ हैं। तो वो चूँकि मार्केट में हमने रहना है तो हमें सारे ही काम करने पड़ते हैं और वो सारी वैरायटी ही मौजूद है। सही सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आप इतनी करोड़ों की इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो इसमें बिजनेस विजन क्या है? किस तरह से आप इनको तय करते हैं चीज़ों को? ये थोड़ा सा हमारे व्यूअरशिप को बताएं, नाज़रीन को बताएं। मैं समझता हूँ मेरे बिजनेस विजन में 3 अहम चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्वालिटी पर समझौता। वो मेरे कस्टमर की सर्विसेज हों या मेरे अपने ब्रांड्स के कपड़े हों, मैं कभी क्वालिटी पर समझौता नहीं करता। क्वालिटी पर समझौता नहीं करता। दूसरा जो सबसे अहम है वो कस्टमर सर्विस सबसे अहम है। ठीक है। आपने जिस कस्टमर को, खा वो 1 सूट का हो या 1 लाख सूट का हो, आपने प्रोडक्शन की बजाय कस्टमर को फोकस करना है कि वो क्या चाह रहा है।
ठीक है। हम कस्टमर को इंगेज रखते हैं। जो भी हमारे कस्टमर हैं, ज़्यादातर हमारे कस्टमर वही हैं जो शायद लाखों सूटों में काम करते हैं। ठीक है। हम उनको इंगेज रखते हैं। जब हमारे पास तकरीबन कोई 40 डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं, पूरी एक लंबी चौड़ी टीम है, तो हम अपने कस्टमर को डेली बेस पे उसको विजिट करते हैं या उसको विजिट करवाते हैं। ठीक है। उसके साथ तोहफे ताइफ का लेन देन भी करते हैं, उसके साथ खाना शाना भी खाते हैं। अच्छा। उसको अपने साथ इंगेज रखते हैं, एक फैमिली टर्म बनी रहे और उसको ये लगे कि ये मेरा अपना ही काम हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है मार्केट के बदलते रुझानात। मार्केट जो मार्केट तब्दील होती रहती है ना, जी तेजी से तब्दील होती है। होता रहता है। कभी हम 80s के फैशन को दोबारा एक फ्यूजन वेयर में लेकर आ जाते हैं कि वही चीज़ें जो है जो पहले कभी 80s में लोग बेल बॉटम पहनते थे, जी जी। तो आज उसी को ज़रा जिद्दत के साथ जदीद तरीके से उसकी कट लाइंस तब्दील करके वो भी मार्केट में आ रहे हैं। कभी हम बिल्कुल ही फ्यूजन वेयर पे चले जाते हैं कि हम अभी आजकल जो एक नई साड़ी की किस्म आ रही है, जैसे पहले एक साड़ी होती थी जिसको पूरे पल्लू लपेट कर आपको अपने उसको जो स्वैप करना होता था, इंडियन टाइप होती है। इंडियन टाइप होती है। तो आजकल उसका थोड़ा सा ट्रेंड जो है ना पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी इसका आ रहा है कि वो सिली सिलाई है, आपने उसको ऐसे ही पहना है जैसे जैकेट पहन ली है, जैसे आपने शर्ट पहन ली है, लेकिन उसके ऊपर कट लाइंस जो है वो साड़ी वाली हैं। साड़ी वाली हैं। और इसी तरह फिर जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वेयर का जो है एक हाइब्रिड वर्जन जो है ना, वो है फ्यूजन वेयर। फ्यूजन वेयर जिसमें आपकी कट लाइंस जो फैब्रिक है वो पाकिस्तानी होता है, ठीक है, और जो कट लाइंस होती हैं वो वेस्टर्न होती हैं, जो ठीक है, खसूसी ओवरसीज के लिए जो पाकिस्तान वापस आते हैं और उनको लगता है जो जिन्होंने 15 साल वहां पे जीन्स और टी शर्ट पहनी होती है उनको शलवार कमीज पहनना मुश्किल लगता है। तो हम उनके लिए भी कुछ चीजें तैयार कर रहे हैं जो हो भी गई हैं कि ऐसी कट लाइंस हम पैंट और शर्ट पाकिस्तानी फैब्रिक में तैयार कर रहे होते हैं जो ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी मुआशरे में भी वो चल सकती हैं, और उनके लिए भी कंफर्टेबल होता है। उनको लगता है हमने अपने ही कपड़े पहने हुए हैं, जी। लेकिन वो फैब्रिक पाकिस्तानी होता है और हम उसी को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये किसी यूनिवर्सिटी के साथ आपने ठेका किया हुआ है या क्या डील की हुई है जहाँ से आप ये डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें लेते हैं? तो उसमें डिज़ाइन का बड़ा वो एक अहमियत है डिज़ाइन की ना, और मुख्तलिफ फैशन यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। जैसे हमारे पास जो ज़्यादातर डिज़ाइनर्स हैं वो लाहौर स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन से हैं, ठीक है। इसके PIFD है एक इदारा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन। उसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी, अभी पिछले दिनों मैं वहाँ पर गेस्ट भी था और उनकी जो ज्यूरी का हिस्सा भी था, ठीक है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी जो न्यू उन्होंने कलेक्शंस तैयार की वो दिखा रहे थे। तो हम स्टूडेंट्स को भी इनकरेज करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जब अपना थीसिस बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उनको ये मुश्किलात होती हैं कि वो इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें कर सकें। तो हम उनको वेलकम कहते हैं और उनको इनवाइट करते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें तैयार करके देते हैं, जिसका हमें भी फ़ायदा होता है और उनको भी फ़ायदा होता है। एक फैशन डिज़ाइनर जब आपको अपना वो डिज़ाइन दिखाता है तो आपको क्या उसको पे करते हैं, या अगर आपको किसी के साथ कांटेक्ट होता है किसी भी फैशन डिज़ाइनर के साथ या टेक्सटाइल जो डिज़ाइनर होता है उसको आप क्या पे करते हैं, क्या उसके साथ डील होती है आपकी? देखें जी, ये जो फैशन इंडस्ट्री है ये बहुत महंगी है, तो हमने चूँकि इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करना होता है तो हम एक ना हाइब्रिड मॉडल तैयार करते हैं कि हम इंस्पिरेशन फैशन डिज़ाइनर से लेते हैं, उसको हम लाखों में ही पे करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी वाला हाइब्रिड मॉडल? जी ऐसा ही कुछ कह लें आप, या कोई और है? ऐसा ही कुछ कह लें कि हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है, और आगे हमने अपने जो ट्रेन किए हुए अपने ही लोग हैं उनको रखा हुआ है, वो उसी को कन्वर्ट करके डिजिटाइज करके वो उसको लेकर जाते हैं हमारी लोकल मार्केट की नीड्स के मुताबिक, जिसमें हम कम खर्च में अच्छा फैब्रिक दे सकें लोगों को। सही। बिजनेसमैन बनने के लिए डिग्री ज़रूरी होती है? इतना बड़ा कामयाबी का अगर आपने इतना बड़ा सफ़र तय किया है तो क्या डिग्री ज़रूरी है या क्या खाली तजर्बा ही ज़रूरी है स्किल का? मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें लाज़िम व मंजूम हैं। अगर मैं शायद पढ़ा लिखा ना होता और मेरे पास ये सारा स्किल होता तो मैं लोगों से उस तरीके से बात ना कर पाता, उनके लहजे में उनसे बात ना कर पाता। ठीक है, मैं अपने एक ख़ास मखसूस अंदाज में बात करता जो लोगों को शायद पसंद किसी को आती किसी को ना आती, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी कम होती कामयाबी की। तो मैं समझता हूँ कि जो टैलेंट है उसके साथ आपको एजुकेशन भी ज़रूरी है। एक मिलियनर एक हमारे एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो मुख्तलिफ अपनी चीज़ें बताते हैं, वो तो कहते हैं कि यार कोई ज़रूरत नहीं है डिग्री विग्री की, जस्ट स्किल का होना ज़रूरी है। उनका डायलॉग भी है मिलियनर, क्या कहना चाहेंगे? और देखें ये हर बंदे का अपना विजन है, हर बंदे की अपनी जर्नी है। उनको शायद कामयाबी इसी तरह मिली होगी
तो जो लोग उसी के पीछे भागेंगे, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आप एजुकेशन ज़रूर लें, खा उसका इस्तेमाल हो या ना हो। ठीक है। एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है कि आपने हिसाब किताब ही लिखना है, आपका इखलाक, आपका बोलने चलने का अंदाज, आपका डेली 8 घंटे 10 घंटे बहुत सारे लोगों के साथ रहना, उस उस्ताद से सीखना जिसने ज़िंदगी के 50 साल उसी काम में बिताए हैं, वो भी एक लर्निंग है जिसमें आपका इखलाक, आपकी आदत, आपका मिलना जुलना, आपका उठना बैठना, आपके एटिकेट्स जो है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो तालीम सिर्फ किताबें पढ़ने का नाम ही नहीं है। बेसिकली ये एक ऐसा समझे कि सिलसिला है जिसमें लोगों ने सीखना होता है, दूसरे लोगों से भी सीखना होता है और उसके साथ साथ उन्होंने अपने उस्ताद से भी सीखना होता है। तो मैं समझता हूँ कि तालीम ज़रूरी है, शायद कुछ लोगों के लिए ना भी हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ी सी पॉलिटिकल भी एक थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। ताजर जो है वो जो है, मैं खुले लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ कि जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो ताजर ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं अपने आप को कारोबार को लेके, लेकिन उसके बरक्स अगर आप साबका जो हुकूमत थी जब वो आई तो ताजर कंफर्ट नहीं थी। इसकी वजह क्या है? यानी हुकूमतों के जब चेंजिंग होती हैं तो क्या ये मामलात होते हैं कि एक ताजरों का जो धड़ा है या बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो एक पार्टी के साथ बड़े खुश हैं लेकिन दूसरी पार्टी के साथ वो खुश नहीं हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मेरी हमेशा संपत्ति नून लीग के साथ रही है, लेकिन मैंने जब अपनी लाइफ की, वही बात कर रहा हूँ ना जी, कारोबार जब मैंने स्टार्ट किया तो इमरान खान की हुकूमत आई और जैसे जैसे इमरान खान राइज करता गया हमारा कामयाबी राइज हुआ और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इमरान खान शायद उतना लोगों ताजरों के लिए मुफीद ना हो, लेकिन इंडस्ट्री का वजह पूछना चाह रहा हूँ सर, वजह क्या है? देखें जी, जो इंडस्ट्री लिस्ट है ना, वो तो देखें, इमरान खान एक क्रिकेटर था, वो एक पर्सनैलिटी थी, वो एक मशहूर आदमी ज़रूर था, लेकिन अगर इंडस्ट्री को या कारोबारों को कोई बंदा बेहतर समझ सकता है तो मियाँ साहब से अच्छा शायद कोई नहीं समझ सकता। लेकिन खान साहब की टीम में तो बड़े बड़े अरस्तू थे। देखिए, वो किताबी अरस्तू ज़रूर थे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली अरस्तू देखेंगे तो वो शायद आप इससे बेहतर क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा 30 सालों से एक कौम पर बार बार हुकूमत करने आ रहा है और उसको बार बार मौका मिल जाता है, तो ये मैं समझता हूँ कि उसकी दूरअंदेशी का ही नतीजा है या उसके कारोबारी होने के ही ये नतीजा है कि वो बार बार दोबारा अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता है। सही सही सही। तो बेसिकली सियासी बहुत इसमें होता है। अब देखें, अगर पिछले हम 1 साल की बात करें तो शायद शुरू में तो मियाँ साहब की हुकूमत इतनी कामयाब नहीं थी, लेकिन अभी जो ठहराव आ गया है, स्पेशली जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको डॉलर के साथ बहुत कंसर्न होता है। ठीक है। तो जब डॉलर स्टेबल रहेगा, अब 1 साल से डॉलर स्टेबल है, तो वो लोग जो रुक गए हुए थे, जो कहते थे कि यार शायद हम आज कोई चीज खरीदेंगे तो हो सकता है 1 माह बाद डॉलर 10 रुपए कम हुआ तो हमें तो 5 लाख का नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और कुछ लोग समझते थे कि आज हम खरीद लेंगे तो 1 साल बाद ये 10 रुपए ज्यादा हो जाएगा तो हमें उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली दोनों में शायद वो कशमकश का शिकार थे, वो प्रॉपर नहीं कर सके कारोबार। अब लगता है, बिजनेसमैन को लगता है कि अब शायद थोड़ा सा ठहराव आ गया है कि अब शायद जितनी देर शायद नून लीग की हुकूमत है, जितनी देर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये ठीक है, उतनी देर तक ये कामयाब कारोबारी तरीका है कि आप कोई भी चीज़ खरीदें और दोबारा उसको एक मुनासिब नफ़े के साथ बेच दें तो डॉलर इफेक्ट नहीं करेगा आपका। नहीं, आपकी नज़र में सब ओके चल रहा है? अभी सब ओके नहीं चल रहा। मैं सिर्फ ताजरों और इस वक्त कारोबार की सूरत हाल पे। गरीब आदमी क्यों रो रहा है? ताजर तो खुश हैं, गरीब आदमी क्यों रो रहा है? देखें जी, गरीब आदमी पे शायद आप सुन लें, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल को सुन लें, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को सुन रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, बड़े उनके काम चल रहे हैं, करोड़ों आ रहे हैं, अरबों आ रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसियों से मुतमईन है, लेकिन गरीब आदमी मुतमईन क्यों नहीं है? गरीब आदमी को क्यों नहीं वो सहूलियात मिल रही? वजह क्या है? देखें जी, जो तब्दीली है ना वो आहिस्ता आहिस्ता गरीब आदमी की तरफ मुंतकिल होती है। कोई भी चीज़ है उसका जो पोटेंशियल है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आता ही आता है। लेकिन शायद मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को मुस्तकिल मिजाजी से जब वो चलेंगे ना, आप किसी को हुकूमत दे दें, आप जमात इस्लामी को दे दें, लेकिन आप 15 साल के लिए दे दें तो आपका गरीब आदमी भी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन अब जब बार बार हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी
बार बार इस तरह की इंटरवेंशंस आती रहेंगी, ठीक है, तो गरीब आदमी कभी भी सहूलत से नहीं होगा, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, ठीक है, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, ठीक है, किसी की भी हुकूमत होगी। तो आप अपने हमसाया मुल्क में देख लें, मैं समझता हूँ कि शायद इससे बड़ा गासब कोई तारीख में नहीं होगा नरेंद्र मोदी जैसा। ठीक है, लेकिन वो मुसलसल 12 साल से हुकूमत कर रहा है और आज उनकी इकॉनमी शायद पहले उसके 4 साल में इतनी बेहतर नहीं थी, गरीब आदमी बहुत परेशान था। परेशान, लेकिन अगर आप आज पता करें तो उनकी करेंसी भी बेहतर हुई है, ठीक है, उसका आम आदमी का लाइफस्टाइल भी बेहतर हुआ है, और उसमें मेन वजह यही है कि मुस्तकिल जो है ना उनका एक इनकम चल रही है या एक मुस्तकिल उनका हुकूमत चल रही है। तो किसी को भी हुकूमत दें, आप संपत्ति को छोड़ दें, लेकिन मुस्तकिल चलेगा तो मेरा ख्याल है उससे फ़ायदा होगा। गरीब आदमी तक तभी सहूलत पहुंचेगी जब वो मुस्तकिल एक ही हुकूमत रहेगी। तो ये हुकूमत करने कौन देगा? और ये आपको भी पता है, मुझे ही पता है कि हुकूमत कौन करने देगा। जब तक साहब पार्टियां तो चाहती हैं कि यार हम तो 10 साल में रहे। खान साहब भी 10 साल का प्लान लेके आए थे। खान साहब ज़्यादा जल्दी कर गए हैं। अच्छा, वो शायद खुद से ऑफर कर रहे थे कि हमें 10 साल रहने दें, हम आपको भी 10 साल रहने देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से शायद उनका मामला भी ठीक नहीं चल सका। तो देखिए, सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त शायद ऐसा लग रहा है कि ठीक चल रहा है निज़ाम, इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो साथ साथ। कभी वो जो एक मेला अभी चल रहा था उसके इख्तिताम पर भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत साथ साथ थे। सही सही, तो इस तरह ये साथ साथ रहेंगे तो हमें तो फ़ायदा होता रहेगा, और अगर ये मुसलसल साथ रहेंगे तो वो भी ले उड़ेंगे, लेकिन गरीब आदमी भी खुशहाल हो ही जाएगा। खुशहाल हो ही जाएगा। किस सियासतदान को लाइक करते हैं आपके? देखिए, मैं जी अगर सियासतदानों की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि सियासतदान हर वक्त अपने यू टर्न लेते रहते हैं। रैपिड फायर, जी, कौन सा पॉलिटिशियन? इमरान खान, रिलीजियस में कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और खिलाड़ियों में? खिलाड़ियों में मैं वसीम अकरम का फ़ैन हूँ। हाँ, वसीम अकरम का, जी। ज़बरदस्त। और शोबिज़ में? शोबिज़ में मैं समझता हूँ कि सलमान खान मेरे फेवरेट हैं। सलमान खान, सलमान खान। ठीक है। और गाड़ियों में सबसे फेवरेट गाड़ी? गाड़ियों में मैं समझता हूँ जो आपके पास हो वही आपकी सबसे फेवरेट है, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। सही सही सही, यानी जिसका पेट्रोल आप अफोर्ड कर सकते जो आप ले सकते हैं वही आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी है। हैं। सही सही। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद थे। बहुत ही मज़ा आया इनके साथ गपशप करके। कुछ कारोबारी मामला हमने इनके साथ डिस्कस किए, टेक्सटाइल के अंदर आने वाली मुश्किलात, बिज़नेस विजन हो, इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के हमने इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।